नमस्कार। आज का टॉपिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। हमारे आसपास के परिक्षेत्र में अनेक घटनाएं घटित होती है और उन घटनाओं का अध्ययन विभिन्न विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। विज्ञान भी दो प्रकार के माने जा सकते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरे सामाजिक विज्ञान। मनुष्य आदिम काल से ही उसकी जो रुचि है, जिज्ञासा है, प्राकृतिक घटनाओं के प्रति रही है और यही कारण है कि सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों का खोज हुई, आविष्कार हुआ, उनका विकास हुआ, प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, भूगोल है। ये प्राकृतिक विज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक तत्वों, भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है जिसमें इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है और समाज शास्त्र है, जहां मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इन्हीं सामाजिक विज्ञानों का महत्व है, जो कि कोई घटना घटित होती है तो उस घटना को ये सभी विज्ञान यानी इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र सभी अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, अपने अपने नजरिए से अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि परिप्रेक्ष्य का मतलब अंग्रेजी शब्द पर्सपेक्टिव है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, किसी घटना को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना, यानी संपूर्ण वर्णन अपने दृष्टिकोण से करना। नजरिया या दृष्टिकोण या संदर्भ परिधि। संदर्भ परिधि की मतलब जो अवधारणाएं उस विज्ञान की है, उन अवधारणाओं को काम में लेते हुए जब हम किसी घटना का अध्ययन करेंगे तो वह उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। जैसे राजनीति शास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं राजनीतिक दल, राजनीतिक समूह, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सारे बिंदु इसमें माने जाते हैं। अगर हम इन सभी को ध्यान में रख करके किसी घटना का अध्ययन करेंगे तो उसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कहा जाएगा। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें दर्शन की बातों का सहारा लिया जाए। अर्थशास्त्र में मांग, पूर्ति, बाजार, लाभ, हानि आदि अवधारणाओं को देखा जाए और इन्हीं के माध्यम से अगर किसी घटना का अध्ययन किया जाए तो हम कहेंगे वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ठीक इसी प्रकार राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र के समान ही, दर्शन शास्त्र के समान ही समाज शास्त्र का भी अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है, जिसको समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसमें समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह, समिति, संस्था, सामाजिक परिवर्तन आदि महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए जब किसी घटना का अध्ययन करें तो वह समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। जैसे फुटबॉल के मैच के दौरान हम फुटबॉल के खिलाड़ियों की विशेष परिस्थिति, उनकी प्राथमिक समूह है, उनमें सहयोग, संघर्ष आदि की स्थिति को देखकर कह सकते हैं कि अमुक टीम विजय हो सकती है। तो ये जब हम समाजशास्त्र की अवधारणा को लेकर के हम अध्ययन करेंगे तो वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में दो प्रमुख भाग हैं। पहला
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाएं हैं वो सम्मिलित करते हैं, जैसे समाज, समिति, समूह, संस्था, परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक नियंत्रण इत्यादि का हम इसमें सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। दूसरी बात कि सामाजिक घटनाओं और व्याधिकीय समस्याओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि इन घटनाओं और इन समस्याओं से समाज, समिति, समूह, संस्था किस प्रकार से प्रभावित होता है, यानी इनके पीछे जो है कार्य और कारण का संबंध ज्ञात किया जाता है। ये दो प्रमुख तथ्य होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके दो परिप्रेक्ष्य नजर आते हैं, जिसको दो परिप्रेक्ष्य में पहला वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है मानविकी परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वह प्रत्यक्षवाद पर आधारित है, कार्य और कारण के संबंधों पर बल देता है, क्या है का अध्ययन होता है, न कि क्या होना चाहिए। इन समाजशास्त्र को विज्ञानों की श्रेणी में मानने वालों में ऑगस्ट कांट तो है ही, इमानुएल दुर्केइम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विद्वानों का इसमें योगदान रहा है। अर्थात समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस बात को मानकर चलता है कि यह परंपरागत समाजशास्त्र का पक्षधर है। दूसरी जो बात आती है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की, वो मानविकी परिप्रेक्ष्य। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परंपरागत समाजशास्त्र में उसको स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन उनको मानविकी परिप्रेक्ष्य एक्सेप्ट एडप्ट करता है। मानविकी परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि समाज के कुछ वर्ग, जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, उन वर्गों का इसमें अध्ययन होता है। मानविकी परिप्रेक्ष्य मानवतावादी बात करता है, ह्यूमनिज्म यह बात करता है क्या होना चाहिए, क्या है की बात नहीं करता है, क्या होना चाहिए, समाज में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उस बात पर मानविकी परिप्रेक्ष्य बल देता है। इसका मतलब यह मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर के चलता है। इस मानवतावादी दृष्टिकोण में चार प्रमुख तथ्य नजर आते हैं। पहला, लोक विधि विज्ञान। लोक विधि विज्ञान एथनो मेथोडोलॉजी, जिसको कहा गया है, ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड में 16 सदस्यों की कमेटी की एक जूरी हुआ करती है। उस जूरी के समक्ष कुछ शब्दों की बात आ रही थी, जिसमें एथनोबॉटनी, एथनोफिजिक्स, एथनो एस्ट्रोनॉमी ये शब्द आ रहे थे। तो इसमें एक शब्द एथनो शब्द कॉमन आ रहा था, एथनो शब्द कॉमन आ रहा था, तो इसमें एथनो मेथोडोलॉजी अर्थात लोक विधि विज्ञान शब्द जोड़ दिया गया। यानी लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधि को लोक विधि विज्ञान कहते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन करना, भाषा का सामाजिक पक्ष इसमें सम्मिलित होता है। देखिए, इसमें दिन प्रतिदिन की घटना में कई शब्द ऐसे होते हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जैसे रोटी, वोटी। अब रोटी के साथ में वोटी का क्या अर्थ है, चाय, वाई, चाय के साथ में वाई का क्या अर्थ है। तो हम रोटी वोटी का मतलब ये है कि सब्जी वगैरह हो गए, रोटी के साथ में सब्जी खाने को मिलेगा, चाय वाई के चाय के साथ में बिस्किट नमकीन होगी। तो ये शब्द एथनो मेथोडोलॉजी है जो जनरली लोगों द्वारा प्रयुक्त करते हैं, लेकिन उसका कहीं अध्ययन नहीं हुआ है। एथनो मेथोडोलॉजी में उसका अध्ययन हुआ है। स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी, गार्फिंकल ने 1967 में पुस्तक लिखी और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। दूसरी, प्रगटना शास्त्र। 1913 में आइडिया, ह्यूमन एडमंड हसरल ने आइडिया पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी, जिसके अंदर
दो प्रकार के अनुभव की बात की गई। एक तो होता है सम्मिलित अनुभव और एक होता है विशिष्ट अनुभव। सम्मिलित अनुभव जो सभी व्यक्तियों का समान रूप से अनुभव करते हैं, जैसे कील चुभाएंगे तो सभी की चुभेगी, ये सम्मिलित अनुभव है। आग में हाथ डालोगे तो आग जलेगी, आग हाथ को जला देगी, ये सम्मिलित अनुभव है, सभी एक्सेप्ट। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हैं जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। हर व्यक्ति अपने उस अनुभव के कारण अपने आप को विशिष्टता लिए हुए, वो विशिष्ट अनुभव है, अलग अलग अनुभव होंगे। तीसरी बात सोशल इंटरेक्शन की बात आती है। ये प्रतीकों के माध्यम से, जो सिंबल है वो उसके माध्यम से भी हम बता सकते हैं। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये एक सिंबल है जिसके आधार पर हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं दूर से भाई कि फला ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, ये गुरुद्वारा है। इसके साथ में हम अगर हॉस्पिटल में जाए तो हजारों की भीड़ में हम डॉक्टर को पहचान लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर का एक सिंबल होता है, स्टेथोस्कोप पहने हुए होता है, व्हाइट ड्रेस कोट पहने हुए होता है, हम पहचान लेते हैं भाई फला ये सिंबल सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रियावाद। डाकिये के हाथ में विशेष ड्रेस और हाथ में डाक है, हम दूर से पहचान लेते भाई ये डाकिया है। तो ये सोशल। और चौथी आमूलचूल परिवर्तन वाली विचारधारा। आमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा भी को भी इसी में विशेषकर ये संघर्ष के दौरान